क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 1, ठीक है, साइंस का आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर डाउट्स होंगे आप कमेंट में भी लिख सकते हो और आप लोग पूछ भी सकते हो, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये भी समझेंगे रिएक्शन क्या होता है। जब भी रिएक्टेंट्स, जैसे आपने कभी चाय बनाई होगी तो इंग्रेडिएंट्स का आप इस्तेमाल करते हो ना, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनता है कोई एक डिश प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे मान लो यहाँ पर जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, तो जैसे मान लो A प्लस बी गिव राइज टू ए बी, तो ये जो होते हैं हम इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। तो इसमें कितने रिएक्टेंट्स है? इसमें दो है, एक दो, कभी कभी दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। इसमें सिर्फ दो रिएक्टेंट्स है, मिलने के बाद क्या फॉर्म करेगा? प्रोडक्ट। तो जब भी टू रिएक्टेंट्स मिलके फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां पर एक दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है देखो, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, जब हम एक सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं टू फॉर्म में, टू या तो उससे ज्यादा, जैसे इसी का ऑपोजिट ए बी एक रिएक्टेंट है, उन दोनों को जब हमने ब्रेक किया तो अलग अलग प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ। ध्यान देना मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट ही है, अभी भी ये रिएक्टेंट ही है, याद रखिएगा। जब ये ब्रेक हुआ दो अलग अलग प्रोडक्ट में, क्लियर हुए? एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, इस चीज का खास ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, ए बी है, ब्रेक डाउन हुआ किसमें? टू और मोर रिएक्टेंट्स में, क्लियर हुआ? सॉरी, प्रोडक्ट में। अब आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। किसकी बात करेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मैंने चाय का एग्जाम्पल दिया, टी का एग्जाम्पल दिया, इंडिया में चाय तो बहुत मशहूर ही है, अच्छे से पता ही होगा। तो चाय का जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, चाय को बनाने के लिए आपको हीट चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी रिएक्शन को जब भी हम करते हैं ना, कोई भी रिएक्शन को जब हम प्ले करते हैं, उसमें हमें इधर हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तीन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए, क्लियर है? तो अब इसमें क्या ले रहा है वो? थर्मल। थर्मल रिप्रेजेंट करता है हीट को, इसको रिप्रेजेंट करता है हीट को। तो जब भी आप रिएक्शन लिखोगे ना, देखना गिव राइज टू जो साइन बीच में आप देते हो ना, इसके ऊपर में ट्रायंगल बनाओगे। ये ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि हीट यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? हीट यूज हो रही है। रिएक्शन को करने के लिए क्या यूज की जा रही है? हीट यूज की जा रही है, क्लियर हुए? तो अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, द रिएक्शन विच यूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हीट के फॉर्म में एनर्जी यूज करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर है? या तो फिर ये जो है, ये एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ये भी याद रखिएगा। ये क्या है? एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप हीट करोगे, कैल्शियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक हिस्सा है, बट इसमें क्या यूज हो रही है? इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस इसके आगे थर्मल लग जाएगा वर्ड, क्लियर हुए? पक्का? अब आगे आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये क्या मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस का? इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग घरों में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आपके घर में इन्वर्टर होता है, आपके घरों में इन्वर्टर्स हैं, तो इन्वर्टर्स में अक्सर क्या होता है, उसमें जो हम लोग लिक्विड डालते हैं वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर में क्या फर्क है पता है? डिस्टिल्ड वाटर में जीरो मिनरल्स होते हैं, जीरो मिनरल्स मतलब कुछ भी नहीं होगा। टैप वाटर में मिनरल्स होते हैं। आप स्टेट जब चेंज करते हो, आप जब घूमने जाते हो, या फिर आपने मिनरल बॉटल बहुत सारी जब खरीदते हो मार्केट से, जब आप पिए हो, हर बार हर एक मिनरल बॉटल का टेस्ट अलग होता है। बिस्लरी होगी, किनले हो गया, सबका अलग अलग टेस्ट है, क्योंकि इसमें मिनरल्स ऐड किया जाता है, मैग्नीशियम ऐड किया जाता है, कैल्शियम ऐड किया जाता है, आयरन ऐड किया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इवापोरेशन से बनता है। जब भी आप पानी को बॉईल करोगे ना, जैसे आपने घर में कभी कोई खाना बनाया तो उसको ढक देते हो,
ढकने के बाद जब आप उसको प्लेट को हटाते हो, आपने देखा ऊपर में चिपका रहता है पानी का ड्रॉपलेट्स, वही है डिस्टिल वाटर। क्लियर है? उसमें 0 मिनरल्स होते हैं। क्लियर है? और उसी को यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शंस में, और उसी को यूज किया जाता है बैटरीज में, क्योंकि बैटरीज में एसिड डाला जाता है। अगर मान लो उसमें बाकी कुछ भी मिनरल्स हुए, आप नॉर्मल टैप वाटर को अगर आप बैटरी में डाल दोगे तो क्या होगा? बैटरी खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको सिर्फ हाइड्रोजन आयॉन्स चाहिए, H+ आयॉन्स चाहिए। आप उसमें मिनरल्स भी डाल देंगे तो गड़बड़ हो गई ना। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर में सिर्फ एसिड डाला जाता है। क्लियर है? जिससे वो क्या हो जाता है, बोलो, इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज H3O+ आयन। क्या फॉर्म हो जाता है? H3O+ आयन फॉर्म हो जाता है। कैसे फॉर्म होता है? देखो, H2O आपने लिया, H2O में आपने एसिड डाल दिया, अब वो क्या फॉर्म कर गया? H3O+ आयन्स। अब इसका क्या काम है? ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने में हेल्प करता है। क्या करता है? जैसे आपने गाड़ी खरीद ली है, गाड़ी चलाने के लिए रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, कोई पाथ तो चाहिए, कोई मीडियम चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरीके से आयॉन्स को मूव होने के लिए मीडियम चाहिए। वो मीडियम क्या है? H3O+ आयन। पानी तो होना चाहिए ही चाहिए, बिना वाटर के एसिड फॉर्म ही नहीं हो सकता। समझे? अब आप बोलोगे सर गैस में भी तो फॉर्म होता है, लेकिन वेपर की फॉर्म में फॉर्म होता है। किस में फॉर्म होता है? वेपर्स के फॉर्म में होता है। तो अब यहां पर आगे हम समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या यूज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। देखो, अब ध्यान से समझना, एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मैं मिटा रहा हूं। अब यहां पर अगर हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, देखो, आपने वाटर लेना है, पानी में आपने इलेक्ट्रिसिटी दे देनी है। क्या दे देनी है? इलेक्ट्रिसिटी दे दो। आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे ना, तो पानी अलग हो जाएगा, वाटर का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा। क्लियर हुए कि डाउट? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली एक और केमिकल इक्वेशन है हमारे बुक में, वो है फोटोलाइसिस, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल का मतलब क्या हुआ? लाइट, फोटोन। लाइट को ना हम फोटॉन्स कहते हैं। हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे कि लाइट जो होती है ना, लाइट के अंदर में भी एनर्जी होती है, वेवलेंथ्स। पढ़ना है इसके बारे में, मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब लाइट चैप्टर आएगा ना आप लोग का, तब मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी खाली इतना समझो कि लाइट में भी एक एनर्जी होती है, स्मॉल पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। तो फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है जब भी हम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। इसमें क्या होता है? इसका एक तो आपका इक्वेशन आपके बुक में दिया होगा, वो है 2AgBr गिव राइज टू 2Ag प्लस Br2। ठीक है? क्या बोलोगे बेटा? 2Ag प्लस Br2। ये जो है, ये इक्वेशन यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहां यूज किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसका और एक क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का, 2Ag प्लस Cl गिव राइज टू 2Ag प्लस Cl2। ठीक है? बट उतना वो एग्जाम में नहीं आएगा जितना आपका ये वाला आएगा। और जब भी लाइट एनर्जी जाती है ना, इसमें लाइट एनर्जी यूज हो रही है, तो लाइट एनर्जी को लिखोगे कैसे पता है? इधर में या तो सनलाइट लिखोगे और एल्स HV ऐसे करके लिखोगे। ठीक है? दैट इज लाइट एनर्जी। तो जब भी सनलाइट की यहां जरूरत पड़ेगी तो डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, दैट इज Ag अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। ठीक है? सिमिलरली इसी का जैसे है Ag प्लस 2Ag प्लस Cl2, 2AgCl गिव राइज टू 2Ag प्लस Cl2। ये वाला भी इक्वेशन है। ये क्लोराइड का है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। सिल्वर क्लोराइड जो है ये कौन से कलर का है? व्हाइट का। और जब आप इसको सनलाइट में रखोगे ब्राउन या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो आगे का भी हम लोग करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको एक फनी वे भी है बताने का, जो कि मैं आपको रील्स में बताऊंगा, अभी नहीं।
तो अभी क्या बताना है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। जैसे आपके क्लास में आपसे जो सीनियर्स होते हैं वो आके बोलते हैं ना, चल चल उठो उठो हमें बैठने दो अभी, तो वो होता है हमेशा कि जो हाईली रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाएगा। रिएक्टिविटी एलिमेंट का वो टेबल होता है, वो आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड उसका भी एक शॉर्टकट है, वो रील्स में अपलोडेड है, वो आप जरूर देखना। क्लियर है सब लोग? वो लर्न करने के लिए बहुत इजी तरीका उसको लर्न करने का। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाएगा तब हम उसको क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं इसका एक देता हूं, इक्वेशन वाला वीडियो अलग है जिसमें सारे इक्वेशंस मैंने डिस्कस किए हैं। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं पूरे एनसीईआरटी बुक के चैप्टर वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, जैसे एग्जांपल देता हूं, ए बी प्लस सी गिव राइज टू, अब इसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ये है और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाएगा, दैट मीन सी किसको हटाएगा, बी को। तो ये क्या बन जाएगा, AC प्लस बी अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, जहां पर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन, और ये पूरा पार्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। किस में रहता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। इसी हम इसको क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, डाउट? अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसी का एक लेवल अप, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, टू डिफरेंट आयॉन्स की बात की गई है यहाँ पर इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जैसे AB प्लस CD गिव राइज टू। अब इसमें आप देखो, जो हमारा D है वो B को हटाएगा और B किसको हटाएगा, D को। तो ये क्या बन जाएगा, AD प्लस BC, ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, इसमें दो चीज डिस्प्लेस हो रहा है, B D को डिस्प्लेस कर रहा है, उसी समय D भी B को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर है, मतलब यहाँ पर हमेशा पेयर फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, पेयर्स फॉर्म होंगे। तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम नाम देंगे। अब बात करते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ही कॉमन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस चीज को अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। जैसे आपको स्टमक एसिडिटी हो जाती है, तब आप क्या करते हो, इनो पीते हो, छोले भटूरे हो गए, आलू के पराठे हो गए नॉल वगैरह खाने के बाद आप क्या करते हो उस समय, अगर एसिडिटी हो जाए, या तो आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे। अब आप बोलोगे सर कोल्ड ड्रिंक में तो एसिड होता है। यस, आप लोग को लगता है कि स्प्राइट पीने से या कोई भी XYZ कोल्ड ड्रिंक पीने से मेरी एसिडिटी कम हो जाएगी, तो आपकी गलतफहमी है। उस पर्टिकुलर टाइम में आपको कूलिंग सेंसेशन जरूर मिलती है, बट आफ्टरवर्ड वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपकी बॉडी में क्रिएट करेगा। क्योंकि जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जब आप उसको लैब टेस्ट करोगे ना, हमारे कोचिंग में आप करना ये चीज, जब आप करोगे तो आप क्या देखोगे कि वो उसका पीएच लेवल एसिडिक होता है। क्या होता है, तो आप सोचो एसिड कैसे एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। वो तभी पॉसिबल है जब एसिड प्लस बेस मिल जाए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इनो जो होती है वो बेस होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बच्चों को पिलाया जाता है, जो छोटा सा बेबी होता है जब बहुत ज्यादा रोता है ना घर में, डॉक्टर्स बोलते हैं इसको एसिडिटी हो गई है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक तो सिरप पिलाते हैं हल्का सा, लाइक व्हाइट कलर का, पिंक कलर का होता है, वो एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना। तो एंटा एसिड हम उनको क्या कहते हैं, एंटा एसिड्स। इनो एक एंटा एसिड है, एग्जाम्पल आएगा 100% एग्जाम में आएगा। एंटा एसिड हो गया, जैसे इनो हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये सब आप हमेशा एग्जाम में लिख के आओगे। तो इसमें होता क्या है पता है ना, जैसे एसिड के साथ जब आप बेस को मिलाओगे, क्या मिलाओगे, तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
अब आप बोलोगे सर अच्छा चलो समझ में आ गया कि अगर किसी को एसिडिटी हो गई है तो मैं इनो पिला दूंगी, लेकिन उस पेशेंट को कभी इनो जल्दी नहीं लेना चाहिए जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, सॉल्ट। तो जब उसके पेट में एसिड है और आप वो इनो पिला दे रहे हो उसको, तो ऑटोमेटिकली या तो वो बच जाएगा या तो वो ईश्वर को प्यारा हो जाएगा, ठीक है। तो वो तब होगा क्योंकि जैसे इसमें आप सॉल्ट आपके स्टमक में जाके वो रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, वो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं कि इनो जल्दी मत पियो। डॉक्टर्स बोलते हैं आप कोई और NaOH जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस मार्केट में मेडिसिन के फॉर्म में मिलते हैं, वो आप पी सकते हो, बट इनो जल्दी मत पियो, क्योंकि इनो से कहीं ना कहीं अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप इनो पी रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, जैसे हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट स्ट्रोक्स आ सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, डेजीनेस आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। तो एसिड प्लस बेस, जब भी एक एसिड रिएक्ट करेगा विद द बेस, तब हम उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत कॉमन, आपके घर में जब भी खाना आप खाते हो, अगर रात का खाना बच जाता है, आप छोड़ देते हो, बाई चांस आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा, आपने बाहर रखा है, अब वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हवा में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, करेक्ट। एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म हो जाते हैं, पढ़ोगे क्लास 12 में जब जाओगे तो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, उससे रैंसिड हो जाता है, बासी, उसकी स्मेल आएगी, बहुत फाउल स्मेल आएगी, खा नहीं पाओगे उसको। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक प्लेस कर गया। वह जब भी एक रिएक्शन में ऑक्सीजन इज एडेड या तो फिर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बट मैंने ना नोट्स भी दिए हैं, आप जाके देखना ब्रेनियक फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के चैनल में, तो आप लोग उसमें नोट्स मिलेंगे। वो नोट्स बहुत सुंदर से बनाए गए हैं, उसमें अक्सर ऑनलाइन में भी बहुत नोट्स मिलते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे भी मिलते हैं, बट कहीं ना कोई टॉपिक जरूर छूट जाता है उसके अंदर में। तो जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो 3-4 बुक्स रेफर करके बनाए हैं, तो उससे क्या होगा ना, जैसे अरिहंत ओसवाल हो गया, बहुत सारी और भी बुक्स हैं जिसको मैंने एनसीईआरटी हो गया, सबको रेफर किया है मैंने। तो जो मैंने नोट्स बनाए उसमें एक भी चीज छोड़ी नहीं है मैंने। तो मतलब मान लो अगर एक चैप्टर है केमिकल एसिड बेसिस सॉल्ट, कोई भी एक चैप्टर है, उसमें से एक भी चीज छूटेगी नहीं, ये गारंटी है। तो ये जो आएगा एग्जाम में वही मैंने रखा है, और मान लो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी जो एग्जाम में नहीं आती हैं, तो वो मैंने नहीं दी है। देखिए प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, कंसेप्ट में फोकस करना है। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये बोलता है कि जब भी आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो या हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, सिमिलरली अगर रिडक्शन रिएक्शन की मैं बात करूं, इसी का उल्टा, देखो यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा था, ऐड, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव्ड, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव्ड, यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रहा था, रिमूव्ड, यहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड। तो रिडक्शन में आप देखोगे ऑक्सीजन रिमूव होता है या तो हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शंस आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं हर चैप्टर की 3 वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें एक में मैं सिर्फ थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनानी है, दूसरा मैंने आपके लिए एक इक्वेशन की वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे चैप्टर से केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन की जाएगी, एंड थर्ड एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्लियर है। एंड वो 100% आप लोग को स्कूल्स में आएंगे आएंगे। एंड इंस्टा में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे छोड़े हैं हर चैप्टर के वाइज, जिसमें वो क्वेश्चंस आने के पूरे प्रोबेबिलिटी 80 to 90%, आगे लक, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड से पंगे कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रेडॉक्स रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिमल्टेनियसली, ये वर्ड ना थोड़ा यूज करना है एग्जाम में, कीवर्ड है, कीवर्ड आप लोग नहीं लिखते हो। एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड की छोटी सी एक डिमेरिट या ड्रॉबैक आ जाता है कि बचपन से हम लोग को जो इंग्लिश सिखाई जाती है ना, जैसे हनीवेल बुक्स होगी सब टाइप की, ये इंग्लिश इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जहाँ आईसीसी बोर्ड की जूलियस सीजर हो गई एंड ऑल इस टाइप की बुक्स हम लोग जो यूज करते हैं बहुत लेवल अप इंग्लिश होती है,
तो आप लोगों को ना कीवर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत हल्की सी करनी होगी। तो आप देखना ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब साथ में हो रहा है हम उसको सिमल्टेनियसली बोलेंगे, टुगेदर नहीं यूज करना वर्ड, थोड़ा अलग है, थोड़ा टुगेदर लो लेवल में आ जाएगा, सिमल्टेनियसली बोलना है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों में फर्क बहुत छोटा सा होता है, टुगेदर मतलब दोनों साथ में, सिमल्टेनियसली मतलब जब एक जा रहा है तो दूसरा उसी समय उसकी जगह ले ले, क्रिस क्रॉस जिसे हम कहते हैं उसको सिमल्टेनियसली कहोगे। बट अगर हम बात करें एक साथ तो टुगेदर हो गया, तो यहां पर सिमल्टेनियसली वर्ड यूज करोगे। तो यहां पर क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन की बात की जाती है, जहां पर देखो हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, देखो यहां पर, और उसी समय ऑक्सीजन जो है कहां से मिल रहा है हाइड्रोजन को, कॉपर ऑक्साइड से। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस होकर सिर्फ कॉपर फॉर्म बच रहा है, खाली कॉपर बच रहा है, और वहीं से उसका जो ऑक्सीजन है वो किसके पास जाके ऐड हो जा रहा है, हाइड्रोजन के पास। तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ इसलिए ऑक्सीडेशन, और कॉपर में ऑक्सीजन हट गया इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो दोनों को साथ में बोलेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बच्चों। फिर आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो जब आप रन करते हो, दौड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी से हीट रिलीज होती है कि नहीं होती, होती है। अपने आप को गर्म गर्म महसूस होता है जब आप बहुत स्पीड रन 100 मीटर की रेस दौड़े हो या 200-300 मीटर की रेस दौड़े हो, तो आपने देखना आपको हीट महसूस होगी। वो एक्चुअली क्या होता है, आपकी बॉडी से हीट रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज होती है हम उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब लेना, एंडो मतलब एब्जॉर्व कर रही है, चाय बना रहे हो हीट दे रहे हो, एब्जॉर्व कर रही है हीट। क्लियर है। और जब आप हीट रिलीज कर रहे हो तो वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। तो कभी भी ऐसा कोई भी रिएक्शन जहां पर हीट जो है वो रिलीज हो रही है हम उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, सिमिलरली अगर कहीं पर ऐसा कोई रिएक्शन जहां पर हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जैक्टली, क्लियर है बच्चों। फिर और एक आता है कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, जिसको रस्टिंग भी कहते हैं, जंग लगना। लोहे को जब आप बहुत देर तक बाहर छोड़ देते हो, बहुत सालों तक, ठीक है, लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, आयरन को आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब लाओगे तो वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, तो जंग लग जाएगी, उसका जो आउटर स्किन है, जो लोहे का जो पूरा उसका जो स्किन है वो एकदम झड़ने लग जाएगा, ब्राउन ब्लैक कलर में हो जाएगा। देखा ही होगा आप लोग ने, कोरिजन आप लोग के आसपास में घरों में होते रहते हैं अक्सर। तो इसमें क्या होता है अगर आप देखोगे, व्हेन द फिनोमिनन, अब देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको फिनोमिनन लिखना होगा। आप फिनोमिनन की जगह प्रोसेस मत लिखो, हालांकि उसका मीनिंग है प्रोसेस, फिनोमिनन का मतलब क्या है, प्रोसेस, बट आपको ये वर्ड लिखना होगा कीवर्ड के फॉर्म में। द प्रोसेस की जगह में आप लिखोगे द फिनोमिनन। क्या लिखोगे, द फिनोमिनन ड्यू टू विच मेटल जो है स्लोली रिएक्ट करता है, ईटन अप, किससे, बाई, देखो, एयर, वाटर, एसिड एंड केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें होती है। एयर तो है ही, आपको पता है, एयर ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, पता है ना। सिमिलरली वाटर, वाटर भी है हवा में मॉइस्चर के फॉर्म में। एसिड, क्योंकि अब गाड़ियों से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती है, लकड़ी जलती है तो मीथेन गैस जो रिलीज होती है, प्लास्टिक बनने से भी जो होती है, तो केमिकल्स ये सब हवा में प्रेजेंट होते हैं और ये आस्ते आस्ते रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर किसके साथ, मेटल के साथ, तो इससे कोरिजन होता है। क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है, इसी कोरिजन के कारण जब आयरन ईटन अप हो जाता है, टूटने लग जाता है पापड़ी पापड़ी फॉर्म में, हम उसको कहेंगे रस्टिंग। क्या कहेंगे, रस्टिंग। क्लियर हुए। फिर आता है रैंसिडिटी। अब किसकी बात करेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी खाने को ऑयल प्रोडक्ट, फैट और ऑयल, जो भी ऐसा कोई भी खाना जो आप खाते हो जिसमें ऑयल और फैट दोनों हो,
अगर वो रिएक्ट कर रहा है हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या, उससे क्या होगा, एक रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। उस रिएक्शन में क्या होगा, एक फाउल स्मेल आने लग जाएगी खाने से। वो फाउल स्मेल एक्चुअली कीटोन एंड एल्डिहाइड्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये जो दोनों होते हैं ये आपस में, फूड जब भी ऑयल एंड फैट वाला जो फूड होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा फूड मटेरियल, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, ओडर फॉर्म करेगा, टेस्ट उसका बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट आएगा, जिसको आप खा नहीं सकते, वो आपकी बॉडी को भी हार्म करेगा। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। क्लियर है? तो उसको हम लोग बोलते हैं जो बासी खाना, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, बासी खाना। बासी खाना को हम क्या कहते हैं, रैंसिड। क्या कहते हैं, रैंसिड। द फूड इज गेटिंग रैंसिड, सो इट्स यू हैव टू कीप इट इन अ रेफ्रिजरेटर और एन एयर टाइट कंटेनर। या तो एयर टाइट कंटेनर में रखो या तो रेफ्रिजरेटर में रखो, जिससे वो उसका कांटेक्ट नहीं होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है बच्चों, ये चीज समझ में आया? तो ये ओवरऑल आपका पूरा चैप्टर का जो थ्योरी है एनसीईआरटी का, चैप्टर 1 का पूरा सम अप होता है। आप थ्योरी पूरी अब समझ चुके हो। अब आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा उसके इक्वेशंस, ठीक है? बट इक्वेशन से पहले आपको थ्योरी लर्न होनी चाहिए। तो अगर इसके आपको रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम के बेनियक हॉर्मोशन इंस्टीट्यूट के वेबसाइट लाइक इंस्टाग्राम पेज में जाके आप देख सकते हो, उसमें आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।